हॉर्मुज स्ट्रेट में हालात फिर बहुत ख़राब हो गए हैं। जहाज़ों पर हमले हो रहे हैं। भारतीय चालक दल एक बार फिर इसकी जद में आया है। जो युद्ध लगभग ख़त्म प्रतीत हो रहा था, उसका एक और चरण शुरू हो गया है। सवाल है कि ईरान कैसे हराना चाहता है अमेरिका को, कैसे अपनी जीत दर्ज करना चाहता है, जबकि वो जानता है कि सैन्य तौर पर वह अमेरिका को कभी नहीं हरा सकता। लेकिन उसने एक ऐसी नस पकड़ रखी है जिसके बूते वह फिर मैदान में ताल ठोंक रहा है। आईआरजीसी ने फिर हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच हमले जवाबी हमले फिर शुरू हो गए हैं। ये पूरा मामला सांप सीढ़ी का खेल जैसा हो गया है। आइए आज इसके एक एक पहलू को तफसील से समझते हैं। नमस्कार, मैं उमाशंकर सिंह और आप देख रहे हैं उमाशंकर सिंह पॉइंट। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आगे बढ़ने के लिए आपका साथ ज़रूरी है। 28 फरवरी 2026 को जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला शुरू किया, तब दुनिया की नज़र ईरान के परमाणु कार्यक्रम, उसकी मिसाइल क्षमता और अयतुल्लाह अली खामेनेई की सत्ता पर थी। 4 महीने बाद युद्ध जारी है, लेकिन इसका केंद्र बदल चुका है। अब सबसे बड़ा खतरा तेहरान के आसमान में नहीं बल्कि उस संकरे समुद्री रास्ते पर दिखाई दे रहा है जहां से दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने इसे अगली सूचना तक बंद घोषित कर दिया है। कमर्शियल जहाज हमलों की चपेट में आ रहे हैं। अमेरिका ईरान के भीतर बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई कर रहा है। बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात तक मिसाइल और ड्रोन हमलों का खतरा पहुंच चुका है। और यह सब उस समय हो रहा है जब एक महीने से भी कम समय पहले अमेरिका और ईरान युद्ध खत्म होने के लिए 14 सूत्री समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। समझौते में प्रतिबंध खत्म करने की दिशा में बातचीत थी। ईरान के जमे हुए और प्रतिबंधित यानी कि जो फ्रोजन एसेट्स हैं और जो बैंड एसेट्स हैं, उनको इस्तेमाल योग्य बनाने का जो रास्ता है वो तलाशा जाना था। परमाणु कार्यक्रम पर अंतिम समझौते के लिए अंतिम 60 दिन तय किए गए थे ताकि उसमें बातचीत हो। ईरान के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए कम से कम 300 अरब डॉलर की योजना तैयार करने की बात थी। जून के मध्य में ऐसा लग रहा था कि शायद युद्ध अब अपने अंतिम दौर की तरफ यानी कि अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है। जुलाई के दूसरे सप्ताह तक वही समझौता लगभग बिखर चुका है। सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि स्थिति इस हद तक बिगड़ गई है। इसके लिए 28 फरवरी की उस सुबह पर लौटना होगा जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान की शुरुआत की। अमेरिका ने अपने अभियान को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया। शुरुआती हमले में ईरान के सैन्य ठिकानों के साथ साथ उसकी राजनीतिक और सैन्य व्यवस्था के शीर्ष अधिकारियों को, शीर्ष के लोगों को निशाना बनाया गया। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनी तक की हत्या कर दी गई। कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी इन हमलों में मारे गए। खामेनी 1989 से ईरान के सर्वोच्च नेता थे। करीब 37 वर्षों तक ईरान की विदेश नीति, उसकी सुरक्षा रणनीति और अमेरिका तथा इजराइल के साथ टकराव की दिशा पर उनका निर्णायक असर था, प्रभाव था। इसलिए 28 फरवरी को ईरान के सामने केवल बाहरी हमला नहीं था, बल्कि युद्ध के पहले ही दिन उसे सत्ता के शीर्ष पर पैदा हुए खालीपन से भी निपटना था। ईरान ने जवाबी हमले शुरू किए। इजराइल पर मिसाइलें और ड्रोन दागे गए। खाड़ी में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी वाले देशों पर भी खतरा बढ़ने लगा, हमले उस पर भी हुए। लेकिन इस युद्ध में ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी वायुसेना या मिसाइलों की संख्या नहीं थी, ड्रोन नहीं थे। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका भूगोल है। ईरान के दक्षिण में एक संकरा समुद्री रास्ता है, उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान है, और यही रास्ता फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और आगे अरब सागर से जोड़ता है, और यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। 2024 में इस रास्ते से औसतन करीब 2 करोड़ बैरल तेल प्रतिदिन गुजरा था। यह दुनिया में इस्तेमाल होने वाले पेट्रोलियम तरल ईंधन का लगभग 20% हिस्सा था। इस आंकड़े का अर्थ समझिए।
ईरान को अमेरिका की वायुसेना हराने की ज़रूरत नहीं है। उसे अमेरिकी विमान वाहक पोत डुबोने की भी ज़रूरत नहीं है। हॉर्मुज में केवल इतना खतरा पैदा होना काफ़ी है कि जहाज़रानी कंपनियां इस रास्ते पर अपने जहाज़ भेजने से पहले 2 बार या 100 बार सोचें। एक टैंकर पर हमला होता है, जहाज़ों की आवाजाही धीमी पड़ जाती है, बीमा कंपनियां जोखिम का प्रीमियम जो है वो बढ़ा देती हैं, तेल कारोबारी कीमत में युद्ध का खतरा जोड़ते हैं, ऊर्जा बाजार में दबाव आता है और देखते ही देखते तेहरान और वाशिंगटन की लड़ाई की कीमत उन देशों तक पहुंचने लगती है जो इस युद्ध में शामिल भी नहीं है, जैसे कि भारत। यही ईरान का रणनीतिक लाभ है। अमेरिका सैन्य ताकत में उससे कई गुना आगे है, लेकिन ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा समुद्री मार्ग में से एक के बिल्कुल किनारे बैठा है। युद्ध शुरू होने के 2 दिन बाद ही एक और मोर्चा खुल गया। 2 मार्च को हिजबुल्लाह ने लेबनान से इजराइल पर हमले शुरू किए। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की और दक्षिणी लेबनान फिर लड़ाई में खिंच गया। ईरान के भीतर इस समय एक अलग सवाल था, खामेनेई की जगह कौन लेगा। 8 मार्च को मुस्तफा खामेनेई को ईरान का नया सर्वोच्च नेता चुना गया, लेकिन मुस्तफा सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 फरवरी के हमले में वह बुरी तरह घायल हुए थे। जुलाई तक उनकी सार्वजनिक अनुपस्थिति ने ईरान की कमान और फैसले लेने की प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े किए और ट्रंप बार बार इसे कहते भी रहे हैं कि वहाँ दुविधा है। ये कहना तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा कि ईरान की सत्ता अलग अलग गुटों में बंटकर युद्ध चला रही है। इसका कोई निर्णायक सार्वजनिक प्रमाण नहीं है, लेकिन वॉशिंगटन में एक संदेह जरूर पैदा हुआ। क्या ईरानी वार्ताकार बातचीत की मेज पर जो कहते हैं, ईरान की सैन्य कमान और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स भी उसी रणनीति पर चलते हैं? एक बड़ा सवाल है। आगे की घटनाओं ने इस सवाल को और गंभीर बना दिया। 7 अप्रैल को पाकिस्तान की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान 2 सप्ताह के युद्ध विराम पर सहमत हुए। इजराइल इस बातचीत का हिस्सा नहीं था। 12 अप्रैल को इस्लामाबाद में अमेरिकी और ईरानी अधिकारियों के बीच घंटों आमने सामने की बातचीत हुई। कोई अंतिम समझौता नहीं निकला। अगले दिन 13 अप्रैल को ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी शुरू कर दी है। यहीं इस युद्ध का एक ढर्रा दिखाई देने लगा। बातचीत चल रही थी और सैन्य दबाव भी, युद्ध विराम था और नाकाबंदी भी। अमेरिका और ईरान के लिए कूटनीतिक और सैन्य दबाव अब 2 अलग रास्ते नहीं थे, दोनों एक ही रणनीति का हिस्सा बन चुके थे। इस टकराव के केंद्र में बार बार हॉर्मुज आ रहा था, हॉर्मुज स्ट्रेट आ रहा था। अमेरिका चाहता था कि कमर्शियल जहाज इस रास्ते से स्वतंत्र और सुरक्षित तरीके से गुजरें। ईरान सुरक्षित आवाजाही की बात करता था, लेकिन हॉर्मुज पर अपना रणनीतिक प्रभाव छोड़ने के लिए तैयार नहीं था और वो अभी भी तैयार नहीं है। अप्रैल के आखिर में युद्ध विराम को आगे बढ़ाया गया। बातचीत जारी रही, लेकिन समुद्र में भरोसा वापस नहीं आया। कागज पर शांति की कोशिश थी। हॉर्मुज में दोनों पक्ष एक दूसरे की सीमा परख रहे थे। फिर जून में पहली बार लगा कि शायद कोई गंभीर राजनीतिक रास्ता निकल आया है। 17 जून को अमेरिका और ईरान ने 14 सूत्री समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इसे केवल युद्ध विराम कहना इसकी अहमियत कम करके आंकना होगा। अमेरिका को अपनी नौसैनिक नाकाबंदी खत्म करनी थी। ईरान को कमर्शियल जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयास करने थे। 60 दिनों तक कमर्शियल जहाज़ों के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाना था। ईरान पर लगे प्रतिबंध खत्म करने की दिशा में बातचीत होनी थी। ईरान के फ्रोजन एसेट्स और प्रतिबंधित धन को इस्तेमाल योग्य बनाने के लिए प्रक्रिया तय की जानी थी। अमेरिका ने क्षेत्रीय साझेदारों के साथ मिलकर ईरान के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए कम से कम $300 अरब की आपसी सहमति वाली योजना तैयार करने की प्रतिबद्धता जताई थी। यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी है। इसका अर्थ ये कतई नहीं था कि अमेरिकी सरकार ईरान को $300 अरब देने जा रही है, जिसकी सफाई बार बार ट्रंप ने अपने बयानों में भी दी। समझौते में पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए कम से कम
300 अरब डॉलर की योजना तैयार करने की बात थी। परमाणु मुद्दे पर ईरान ने फिर कहा कि वह परमाणु हथियार हासिल करने या विकसित करने की तरफ नहीं बढ़ रहा, उसका वो एजेंडा नहीं है। संवर्धित परमाणु सामग्री के भंडार के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में एक व्यवस्था बनाई जानी थी और दोनों देशों को अधिकतम 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने का लक्ष्य भी दिया गया था। यानी पहली बार युद्ध के लगभग सभी बड़े मुद्दों को एक ही ढांचे में लाने की कोशिश हुई। सैन्य कार्रवाई, प्रतिबंध, तेल, फ्रोजन एसेट्स, धन, परमाणु कार्यक्रम और पुनर्निर्माण। लेकिन इस समझौते की सबसे कमजोर जगह वही थी जहां युद्ध का सबसे संवेदनशील सवाल मौजूद था, हॉर्मुज स्ट्रेट। समझौते में ईरान से कमर्शियल जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयास करने को कहा गया था, बिना किसी शको शुबहा के। हॉर्मुज के भविष्य के प्रशासन पर ईरान और ओमान को आगे बातचीत करनी थी। कूटनीति में ऐसी भाषा कई बार इसलिए रखी जाती है ताकि दो विरोधी पक्ष दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर सकें, लेकिन अगर दोनों पक्ष उसका अलग अलग अर्थ निकालेंगे तो वही भाषा अगले संकट की शुरुआत बन सकती है, और वही इसमें होता प्रतीत हो रहा है। अमेरिका इस समझौते को स्वतंत्र और सुरक्षित समुद्री आवाजाही की दिशा में देख रहा था। ईरान इसे हॉर्मुज पर अपनी सत्ता या प्रभाव छोड़ने वाला समझौता नहीं मान रहा था। वॉशिंगटन चाहता था कि कमर्शियल जहाज बिना रुकावट गुजरे। तेहरान अपनी मंजूरी वाले रास्तों और सुरक्षित शर्तों पर जोर दे रहा था। दोनों देशों ने एक ही दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन हॉर्मुज को लेकर दोनों की अपेक्षाएं अलग अलग थीं। समझौते के 8 दिनों के बाद पहली बड़ी दरार सामने आई। 25 जून को हॉर्मुज में एक कमर्शियल जहाज पर ड्रोन हमला हुआ। अमेरिका ने इसे युद्ध विराम का उल्लंघन माना और जवाबी सैन्य कार्रवाई की। इसके बाद तनाव फिर बढ़ा। एक टैंकर पर हमला हुआ। अमेरिका ने ईरान के भीतरी ठिकानों पर हमले किए। ईरान की तरफ से खाड़ी में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी वाले देशों की दिशा में हमले हुए। मध्यस्थ सक्रिय हुए और कुछ समय के लिए तनाव को बढ़ने से रोक लिया गया। 1 जुलाई को कतर में अमेरिकी और ईरानी वार्ताकारों ने कतर और पाकिस्तान के मध्यस्थों के साथ अलग अलग बातचीत की। कतर ने कहा कि सकारात्मक प्रगति हुई है, लेकिन अगले ही दिन ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने तेल टैंकरों को चेतावनी दी कि वे ईरान से मंजूर रास्ते का इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं करने पर बल प्रयोग की चेतावनी भी दी गई। अब विवाद साफ था। सवाल केवल ये नहीं था कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुला रहेगा या बंद रहेगा। असल सवाल था कि हॉर्मुज स्ट्रेट में नियम किसके चलेंगे। 7 जुलाई को 3 टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में प्रोजेक्टाइल्स की चपेट में आए। ईरान ने इन हमलों की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की, लेकिन वॉशिंगटन ने ईरान को इसके लिए जिम्मेदार माना। अमेरिकी सैन्य कार्रवाई फिर शुरू हुई। अमेरिकी सेना ने जवाबी हमले शुरू किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक 7 जुलाई की कार्रवाई में ईरान के 80 से ज़्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिका ने ईरान को तेल बेचने में राहत देने वाला लाइसेंस भी वापस ले लिया। जून में जिस आर्थिक राहत से समझौते को टिकाने की कोशिश हुई थी, जुलाई में वही राहत वापस ली जा रही थी। ट्रंप ने युद्ध विराम खत्म होने की बात कही, लेकिन यहां युद्ध का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। युद्ध विराम खत्म हो गया, बातचीत नहीं। 10 जुलाई तक अमेरिका बातचीत का रास्ता खुला रखे हुआ था। ईरान सीधे अमेरिकी बातचीत को लेकर पीछे हट रहा था, लेकिन कतर, पाकिस्तान और ओमान की मध्यस्थता जारी थी। इसे केवल कूटनीति कहना सही नहीं होगा और केवल युद्ध कहना भी अधूरा होगा। असल में दोनों देश लड़ते हुए सौदेबाजी कर रहे थे। अमेरिका ईरान की सैन्य क्षमता को नुकसान पहुंचाकर उसकी बातचीत की स्थिति कमजोर करना चाहता है। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर दबाव बढ़ाकर युद्ध की आर्थिक और क्षेत्रीय कीमत बढ़ाना चाहता है। दोनों की कोशिश है कि अगली बार बातचीत की मेज पर दूसरा पक्ष ज्यादा कमजोर होकर बैठे। इस रणनीति की सफलता एक धारणा पर निर्भर करती है कि तनाव को अपनी जरूरत के मुताबिक बढ़ाया और फिर रोका जा सके। 11 जुलाई को यही धारणा फिर कमजोर पड़ गई। साइप्रस के झंडे वाला कंटेनर जहाज MV GFS गैलेक्सी हॉर्मुज में हमले की चपेट में आया।
अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक जहाज के इंजन रूम को गंभीर नुकसान हुआ, चालक दल को जहाज छोड़ना पड़ा और एक नागरिक चालक दल सदस्य लापता बताया गया। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि जहाज़ों को चेतावनी दी गई थी और ईरान से मंजूर रास्तों का इस्तेमाल करने को कहा गया था। इसके बाद रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अगली सूचना तक बंद घोषित कर दिया। अमेरिका ने जवाब दिया। 12 जुलाई तक अमेरिकी सेंट्रल कमांड ईरान में करीब 140 सैन्य ठिकानों पर नए हमलों की बात कर रहा था। इनमें मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट, गोला बारूद के ठिकाने और संचार उपकरण से जुड़े सैन्य लक्ष्य शामिल थे। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की। बहरीन, कुवैत और कतर पर हमलों की खबरें आई। कतर ने आने वाले हमलों को रोकने की बात कही। संयुक्त अरब अमीरात ने मिसाइल और ड्रोन खतरों के बीच अपने वायु रक्षा तंत्र के सक्रिय होने की जानकारी दी। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने जॉर्डन में एक बेस के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और ड्रोन हैंगर को निशाना बनाने का दावा किया। 4 महीने पहले यह युद्ध ईरान के भीतर अमेरिकी और इजरायली हमलों से शुरू हुआ था। अब इसका दबाव पूरे खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर है और यहाँ अमेरिका के सामने भी एक गंभीर सवाल खड़ा होता है। क्या ईरान पर हर नया हमला हॉर्मुज को ज़्यादा सुरक्षित बना रहा है या हर जवाबी कार्रवाई के बाद यह समुद्री रास्ता और ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है? ईरान की रणनीति को केवल सैन्य नज़रिए से देखेंगे तो तस्वीर अधूरी रहेगी। तेहरान पारंपरिक युद्ध में अमेरिका को हराने की स्थिति में नहीं है। दोनों देशों की सैन्य क्षमता में बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए ईरान के लिए अमेरिका को सैन्य रूप से पराजित करना ज़रूरी नहीं है। युद्ध की कीमत बढ़ाना भी एक रणनीति है। हॉर्मुज असुरक्षित होता है तो जहाजरानी प्रभावित होती है। जहाजरानी प्रभावित होती है तो बीमा और माल ढुलाई की लागत बढ़ती है। तेल और गैस की आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता पैदा होती है। ऊर्जा की कीमतों पर दबाव आता है और युद्ध का आर्थिक असर दुनिया के दूसरे हिस्सों तक पहुंचता है। यही हॉर्मुज को ईरान का सबसे बड़ा रणनीतिक दबाव बिंदु बनाता है। लेकिन अमेरिका के लिए समस्या ठीक इसके उलट है। अगर ईरान ये तय करने लगे कि कौन सा जहाज़ किस रास्ते से गुजरेगा, किसे पहले अनुमति चाहिए और किसे चेतावनी दी जाएगी, तो तेहरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री ऊर्जा मार्गों में से एक पर अपनी शर्त लागू कर सकता है। वॉशिंगटन इसे स्वीकार नहीं करना चाहता। इसलिए ये लड़ाई केवल एक समुद्री रास्ता खुला रखने की नहीं है, ये हॉर्मुज में अधिकार और नियंत्रण की लड़ाई है। नियम किसके चलेंगे, ये बड़ा सवाल है। यही सवाल जून के समझौते में पूरी तरह हल नहीं हुआ और शायद यही उस समझौते की सबसे कमज़ोर कड़ी थी। 25 जून को एक जहाज़ पर हमला हुआ। 7 जुलाई को 3 टैंकर प्रोजेक्टाइल्स की चपेट में आए। 11 जुलाई को GFS गैलेक्सी पर हमला हुआ। हर घटना के बाद अमेरिकी जवाब पहले से ज़्यादा बड़ा हुआ। 7 जुलाई को 80 से ज़्यादा ईरानी ठिकानों पर हमले किए गए। 11 जुलाई की घटना या हमले के बाद करीब 140 सैन्य लक्ष्य जो है वो अमेरिका ने बनाए ईरान के भीतर। ये तनाव बढ़ने का साफ क्रम है। हर पक्ष अपने हमले से दूसरे को पीछे धकेलना चाहता है, लेकिन हर हमला अगले जवाब की सीमा और ऊपर कर रहा है। इसलिए आज की स्थिति फरवरी से ज़्यादा खतरनाक दिखाई देती है। फरवरी में युद्ध शुरू हुआ था। दोनों पक्ष जानते थे कि वे लड़ रहे हैं। आज दोनों लड़ भी रहे हैं और बातचीत भी कर रहे हैं। कतर, पाकिस्तान और ओमान मध्यस्थता में हैं, लेकिन अमेरिका हॉर्मुज से स्वतंत्र और सुरक्षित आवाजाही की सार्वजनिक ईरानी प्रतिबद्धता चाहता है। ईरान अपनी सुरक्षा शर्तें और रणनीतिक प्रभाव छोड़ने को तैयार नहीं दिख रहा। बातचीत का दरवाज़ा अभी बंद नहीं है, लेकिन अब उस दरवाजे तक पहुंचने का रास्ता मिसाइलों और ड्रोन के बीच से गुजरता है। युद्धों में सबसे खतरनाक स्थिति हमेशा वो नहीं होती जब दो देश लड़ने का फैसला करते हैं। कई बार असली खतरा तब पैदा होता है जब दोनों पक्ष ये मान लेते हैं कि वे तनाव को अपनी सुविधा के अनुसार बढ़ा भी सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर रोक भी सकते हैं। अमेरिका को लगता है कि
बड़े और सटीक हमलों से ईरान की समुद्री खतरा पैदा करने की जो क्षमता है उसको वो कमज़ोर कर सकता है, उसे कमज़ोर किया जा सकता है। ईरान को लगता है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर दबाव बढ़ाकर वॉशिंगटन से बेहतर शर्तों पर निपटा जा सकता है, उसे बातचीत के लिए मजबूर किया जा सकता है। दोनों इसे सोचा समझा दबाव मान रहे हैं, लेकिन हॉर्मुज़ में गलती की गुंजाइश बहुत कम है। ये एक संकरा समुद्री रास्ता है। यहाँ कमर्शियल जहाज हैं, तेल टैंकर हैं, युद्धपोत हैं, मिसाइलें हैं, ड्रोन हैं और दो ऐसे देशों की सैन्य कमान है जिन्हें एक दूसरे की नीयत पर कोई भरोसा नहीं है। एक जहाज गलत रास्ते भटक कर चला गया, एक चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया गया, एक रडार संकेत को हमला समझ लिया गया, या किसी हमले में बड़ी तादाद में अगर अमेरिकी सैनिक मारे गए, इनमें से कोई भी एक घटना पूरे युद्ध की दिशा बदल सकती है। 28 फरवरी को यह युद्ध ईरान की ज़मीन पर शुरू हुआ। 12 जुलाई को इसकी दिशा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तय कर रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि अगला हमला अमेरिका करेगा या ईरान, दोनों हमले कर रहे हैं। असल सवाल ये है कि अगला हमला कितना बड़ा होगा और उसके बाद क्या वॉशिंगटन और तेहरान के पास पीछे हटने की कोई राजनीतिक जगह बचेगी। क्योंकि जून में दोनों देशों ने एक समझौता किया था, जुलाई में वे फिर युद्ध के बीच खड़े हैं। इस बार अगर बातचीत नाकाम हुई तो संकट केवल ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। हॉर्मुज़ में शुरू होने वाली एक बड़ी लड़ाई की कीमत तेल खरीदने वाला हर देश महसूस करेगा, जैसा कि उसने पहले भी किया, और शायद इसलिए इस समय दुनिया की नज़र तेहरान से ज़्यादा उस संकरे समुद्री रास्ते पर है, जहां सवाल केवल ये नहीं है कि जहाज़ गुजर पाएंगे या नहीं। सवाल ये है कि अमेरिका और ईरान में से कौन पहले ये मानेगा कि वह इस युद्ध को उतना नियंत्रित नहीं कर सकता जितना वह समझ रहा है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखते रहिए उमाशंकर सिंह पॉइंट। फिलहाल नमस्कार।